अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 9 टू सेक्शन 11, जिसके अंदर हमने टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम और हेड्स ऑफ इनकम को हमने प्रॉपर्ली देख लिया था। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमने 5 डिफरेंट हेड्स डिस्कस किए थे, जिसमें सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन था। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज सैलरी। सैलरी जो है हमारा पार्ट 2 है, और इसके अंदर हमें ये देखना है कि सैलरी बेसिकली होती क्या है। सैलरी का जो एक वर्ड है, कि जो हेड है, उसके अंदर कौन कौन से अमाउंट आते हैं, कौन से अमाउंट हमें इंक्लूड कर रहे हैं टू गेट टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी टैक्सेबल। उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्शंस अलाउड हैं या नहीं हैं, और कुछ ऐसे अलाउंसेस और प्रेक्विजिट्स की डेफिनेशंस हैं, तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्शन 12, सैलरी। Any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be charged to tax in that year under the head salary। यहाँ पे आपको जो कीवर्ड है, यहाँ पे जो नोट करना है, वो ये है कि एनी सैलरी रिसीव्ड। सैलरी बेसिकली होती क्या है कि जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई एक पर्सन, एक एम्प्लॉई जो है, वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, दैट इज़ एम्प्लॉयर। तो जो उसकी अगेंस्ट के अंदर, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको एक जो अमाउंट मिलता है, वो सैलरी कहलाता है। तो यहाँ पे ये कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एनी सैलरी रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब ये है कि वो पे हो चुकी है, और जो एम्प्लॉय है उसने वो रिसीव कर ली है। इन अ टैक्स ईयर अगेन आप लोगों को मालूम है कि फ्रॉम जुलाई ईयर 0 से लेकर जून ईयर 1 तक हमें जो एक पीरियड होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। अदर देन सैलरी दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी इस ऑर्डिनेंस के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कुछ ऐसी सैलरीज भी हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। उनको हटाने के बाद, मतलब जो एग्जेम्प्ट सैलरी को एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो सैलरी जो रिसीव्ड हो चुकी है उसको हम चार्ज करेंगे इनकम टैक्स में। नाउ सब सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास आता है। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, इंक्लूडिंग। यानी यहाँ पे कहता है कि सैलरी जो है आपका एक ऐसा अमाउंट है जो कि एन एम्प्लॉय ने रिसीव किया फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, इंक्लूडिंग। अब सैलरी के अंदर कौन कौन से अमाउंट्स इंक्लूड हैं, कौन कौन सी डिफरेंट उसके अंदर जो अमाउंट्स होते हैं, डिफरेंट जो पर्क्स मिलते हैं या अलाउंसेस मिलते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सैलरी में ऐड करनी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉज ए आता है, वो कहता है एनी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। तो सब क्लॉज ए हमें कहता है कि किसी भी किस्म की पे, वेजेस या अदर रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे। यानी कुछ इदारों के अंदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको एक पेड लीव जो है वो अलाउ की जाती है। पेड लीव की परमिशन होती है कि वो फॉर एग्जांपल एक मंथ में 2 छुट्टियां करेगा, तो उसकी जो है सैलरी से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा, और वो पेड लीव्स होती हैं। तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस तरह होता है कि अगर आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी कुछ जो सैलरीज़ हैं, आपकी जो लीव पे है, अगर आपकी जो डिफरेंट आपने छुट्टियां नहीं की हैं मंथ के अंदर, तो आपकी जो एट द एंड जो बैलेंस होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन टू योर सैलरी। तो वो आपका जो है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद ये कहता है ओवर टाइम पेमेंट। कुछ इदारों के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के अंदर भी ऐसा होता है कि आपने 9 to 5 जॉब के बाद भी आपका वर्किंग प्रेशर्स की वजह से ओवर टाइम करना होता है, तो जो ओवर टाइम की पेमेंट होती है वो भी सैलरी का पार्ट होगी। इसी तरीके से साल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोनस दे दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी सैलरी का पार्ट होगा। कमीशन, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स की, जो सेल्स के स्टाफ होता है, या सेल्स टारगेट मीट करने के लिए कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड फोर्स होती है, उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है कि आपकी एक पर्टिकुलर फिक्स सैलरी है, उसके अलावा जितने भी आप सेल करेंगे उसमें आपको हर सेल पे कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो जो उनको कमीशन मिल रहा होता है, वो भी एक उनकी सैलरी का पार्ट होता है। उसके अलावा फ़ीस है, ग्रेच्युटी और अदर वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या वहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे उनको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी वर्क कंडीशन की वजह से उनको कुछ सप्लीमेंट्स या
उनको एक्स्ट्रा पे दी जाती है, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है क्लॉज बी, एनी परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट। अब यहाँ पे इस बात को देखें, गौर से सुनने की ज़रूरत है कि जो परक्विजिट्स होते हैं और अलाउंसेस होते हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि अलाउंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सम होता है जो आप के एम्प्लॉयर आपको देता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपये का है और आपका अलाउंस 1000 रुपये का है, तो आपको 1000 रुपये ही मिलेंगे। तो ये हो गया अलाउंस। अच्छा, परक्विजिट्स बेसिकली थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी है कि वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट का मतलब ये कि परक्विजिट जो है लाजमी नहीं कि मनी हो। परक्विजिट जो है वो आपका कोई ऐसा एसेट भी हो सकता है जो कंपनी की तरफ से आपको मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनीज़ के अंदर, कुछ कंपनीज़ अपने मैनेजर्स को कार देती है। कुछ कंपनीज़ अपने फॉर एग्जांपल स्प्लिट बनाने वाली अगर कोई कंपनी है, एसी बनाने वाली कंपनी है, तो वो अपने मैनेजर्स को या सीनियर मैनेजर्स को डिस्काउंट के ऊपर या फिर कुछ लेस प्राइस के ऊपर अप एसेट्स प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे उस तरह के जो परक्विजिट्स होते हैं जो कि इन पर्सन्स यूज़ भी होते हैं और फॉर बिजनेस यूज़ भी होते हैं, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएट देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सैलरी का पार्ट बनानी है। लेकिन फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे परक्विजिट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एसेट्स जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब वो किस प्रोपोर्शन से सैलरी का पार्ट बनता है वो हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्लॉज सी, द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस, बट shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee's duty of employment। यहाँ पे जिस तरह आपको मैंने क्लॉज बी में बताया था कि जो अलाउंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। एम्प्लॉयर जो है वो एक अमाउंट फ़िक्स कर देता है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए या रेंट के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, कि एम्प्लॉई जो है वो 10,000 जो है उसको रिसीव करेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इन अकॉर्डेंस विद हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अलाउंस जो है उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई भी किसी किस्म का रिलेशन नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर एंटरटेनमेंट के ऊपर या ट्रैवल अलाउंस कोई उसका खर्चा ना हो, लेकिन क्योंकि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट है तो एम्प्लॉयर उसको 10,000 रुपीज़ पे करेगा, और वो ये जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस होते हैं ये आपकी सैलरी का पार्ट बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एडहॉक रिलीफ वगैरह या कुछ ऐसे डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे जैसे भी कोविड हुआ था तो कोविड के अंदर कोविड अलाउंस या हेल्थ रिस्क अलाउंस भी गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ को दिया गया था। तो यहाँ पे जो इस तरह के अलाउंसेस होते हैं वो भी सैलरी का पार्ट बनते हैं। फिर ये कहता है कि बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो या एम्प्लॉय, बैग पार्टन, एम्प्लॉय जो है वो इस तरह का खर्चा करता है जो कि सिर्फ होली सोलली बिजनेस के ही यूज़ के लिए है, तो वो जो रिम्बर्समेंट की जाएगी वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों? वो इसकी वजह से कि क्योंकि वो जो अमाउंट है एम्प्लॉय ने, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस की बाइक है, कंपनी की बाइक है जिसके अंदर उसने पेट्रोल डलवाता है वो, और उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट मिलती है, उसको अलाउंस जो मिल रहा है, अमाउंट जो मिल रहा है रीइंबर्समेंट के फॉर्म के अंदर, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि वो एक बिज़नेस एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। क्योंकि वो जो उसने खर्चे किया है, वो जो उसने एक्सपेंस किया है, वो इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ किया है अंडर द एम्प्लॉयमेंट। तो वो अमाउंट जो कि एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रहा है वो सैलरी का पार्ट बनेगा, और वो अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो जो है आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे कहता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। और पॉइंट 2 में कहता है अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिव नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। अगेन यहाँ पे जो सिंप्लीफाई कर दिया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि जो आपका अलाउंस है वो सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय हो बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेगा, वो अलाउंस जो कि मंथली बेस पे, फिक्स बेसिस पे या परसेंटेज की बेस पे किया जा रहा है किसको, एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो अमाउंट जो कि फिक्स्ड बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे दिया जा रहा है, वो उसका जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को मिलेगा, दैट इज़ वो आपकी जो सैलरी उसका पार्ट बनेगा और वो अलाउंस कहलाएगा।
इसी तरीके से अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिव नेसेसरली एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है कि जो कोई ऐसा अमाउंट जो कि होली पूरी तौर पे या पार्शली तौर पे एम्प्लॉयर की बिहाफ पे पे ना किया गया हो, तो वो भी आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस का अलाउंस नहीं बनेगा। अब इसके बाद आता है क्लॉज डी हमारे पास। क्लॉज डी में कहता है द अमाउंट ऑफ एन एक्सपेंडिचर incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than the expenditure incurred on behalf of the employer in the performance of employees duties। तो यहाँ पे ये कहता है कि आप अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कुछ ऐसा अमाउंट रीइम्बर्स करता है, रीइम्बर्स मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉई है उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ खर्च करता है वो, और उसको एम्प्लॉयर जो है वो 1200 रुपीज़ वापस दे देता है, रीइम्बर्स कर देता है फॉर एक्चुअल एक्सपेंस। तो जो 200 का जो डिफरेंस है वो जाएगा एम्प्लॉय की पॉकेट के अंदर, और वो जो 200 है वो बनेगा उसकी सैलरी का पार्ट, और जो रिमेनिंग 1000 है वो 1000 जो है वो एज अ बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज़ paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on behalf of employer in the performance of employee's duty of employment। तो यहाँ पे जो भी एक्सेस अमाउंट होगा रीइंबर्समेंट का, जो कि अदर देन बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा, विच गोज़ टू द पॉकेट ऑफ एम्प्लॉई, वो भी आपका सैलरी का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका रिमेनिंग सेक्शन भी हम देखते हैं।